बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। अब तक हमने इस चैप्टर में सबसे पहले स्टडी किया होम्योस्टेसिस क्या होता है, फिर इसके जो 3 एस्पेक्ट होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन, इनके हवाले से बात की कि ये क्या चीजें हैं। उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म देखा। उसके बाद हमने ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑस्मो ये होम्योस्टेसिस चेक करना है। सबसे पहले हमने प्लांट्स को लिया और प्लांट्स में हमने तीनों एस्पेक्ट पढ़े होम्योस्टेसिस के। सबसे पहले हमने प्लांट में एक्सक्रीशन देखा कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और कैसे रिमूव किए जाते हैं। फिर हमने ऑस्मो रेगुलेशन देखा कि प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन के अतबार से 4 टाइप्स होती हैं पौधों की: हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स। सबों में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है और किस तरीके से वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, इसको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने आखिर में प्लांट का होम्योस्टेसिस का जो तीसरा एस्पेक्ट होता है, थर्मो रेगुलेशन, उसको स्टडी किया। प्लांट हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम आए एनिमल्स की तरफ। एनिमल्स में हमने ह्यूमंस को छोड़ दिया, क्योंकि ह्यूमंस को हम बिल्कुल सेपरेट में आखिर में सुकून से स्टडी करेंगे, तीनों एस्पेक्ट ह्यूमन के अलहदा। हमने एनिमल्स में सबसे पहले एनिमल्स में सबसे पहले हमने ऑस्मो रेगुलेशन देखी। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स की हमने ऑस्मो रेगुलेशन देखी? सबसे पहले हमने फ्रेश वाटर में जो यूनिसेलुलर होते हैं उनकी देखी। फिर हमने फ्रेश वाटर में जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनकी देखी। फिर हमने मेराइन वाटर्स में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनकी ऑस्मो रेगुलेशन देखी। फिर हमने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, खुश्की में जो पाए जा रहे होते हैं, उनकी देखी। बस एनिमल ह्यूमंस को हमने हटाया हुआ है। उसके बाद हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं। एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स, मुख्तलिफ एनिमल्स में एक्सक्रीशन के हवाले से बात हो रही है। पहले मैंने आपको बताया एक्सक्रीशन क्या होता है, कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, जिसके नतीजे में कुछ एक्सेस कंपाउंड्स बन जाते हैं, कुछ फालतू कंपाउंड्स बन जाते हैं। उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। इन फालतू कंपाउंड्स को बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब ये जो कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, इनमें से कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल नहीं भी होते, लेकिन बहरहाल तमाम किस्म के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, इनको बॉडी से रिमूव करना पड़ता है और इसको आप कहते हो एक्सक्रीशन। फिर मैंने आपको बताया कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि ह्यूमंस की हमने एग्जांपल ली कि ह्यूमन जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करता है तो दो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तैयार होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है। और इसी तरीके से जब आप प्रोटीन की जब आप एक्सक्रीशन करते हैं, प्रोटीन की जब मेटाबॉलिज्म होती है, तो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तैयार होता है अमोनिया। ठीक है, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस्ड। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं, ये तो हमने शायद पढ़ा है लास्ट क्लास में। मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होंगे, खासकर ह्यूमंस के अंदर। जैसे रिस्पायरेशन करेंगे जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स की जब आप मेटाबॉलिज्म करेंगे, तो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तैयार होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक तैयार होता है वाटर। ये दोनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के जरिए निकाला जाता है, जबकि पानी को स्वेटिंग और यूरिनेशन के जरिए रिमूव किया जाता है। लेकिन बहरहाल ये दोनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, इनको हम नाइट्रोजन बेस नहीं कहते। नाइट्रोजन बेस कहा जाता है उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को जिनमें नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट शामिल हो, उसको आप कहते हो नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस आपको कैसे हासिल होता है जी? अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से। ये मैंने आपको बताया था कि आप जितने भी खाने में प्रोटीन खाते हैं, वो सारा ब्रेक हो जाता है किसमें? अमाइनो एसिड्स के अंदर। अब ये अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, अपना काम करते हैं, सेल्स बनाते हैं, सेल्स के अंदर चीजें बनाएंगे, इंजाइम्स बनाएंगे, हार्मोन्स बनाएंगे। यह जितना अमाइनो एसिड इस्तेमाल हुआ हुआ, लेकिन उसके बाद जो बच जाएगा अमाइनो एसिड, वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, आपके मसल्स में जाके तो अमाइनो एसिड एक्टिन मायोसिन की सूरत में स्टोर हो गया, लेकिन अगर उसके अलावा कोई अमाइनो एसिड बच गया, उसको आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता। फिर क्या होता है? फिर लीवर आपका काम करता है। आपका लीवर इस अमाइनो एसिड को ब्रेक करके इसमें से अमाइनो ग्रुप निकाल देता है, NH2। NH2 को हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप निकाल दिया जाता है, और जो बाकी कंपाउंड बच जाएगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, और वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के जरिए ऐसे ब्रेक होगा, ये वाला। अब ये जो अमाइनो ग्रुप निकला है, इसके साथ एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगी, और ये बन जाएगा अमोनिया, NH3। अमोनिया एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक कंपाउंड होता है,
ये हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकता, नहीं तो हमारी बॉडी में नुकसान होगा। प्लस अमोनिया वाटर सॉल्युबल बहुत होता है, अपने साथ ठीक ठाक पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर यह अमोनिया आपके सेल में चला जाएगा तो आपके साइटोप्लाज्म के सारे पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा और आपका साइटोप्लाज्म मर जाएगा। इंतहाई टॉक्सिक कंपाउंड है। सो अब अमोनिया से तीन मामले होते हैं, या तो अमोनिया अमोनिया में ही रहता है, या यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, या यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तीन केसेस होते हैं। जो आपके फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मछलियां हो गई, हमने पढ़ा है ऑस्मो रेगुलेशन में, मछलियां वगैरह जो हो जाती हैं आपकी, या ये जो प्लेनेरिया है, ये जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे प्लेनेरिया, ये भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह ये अर्थवॉर्म जो है, इसके पास भी पानी की कमी नहीं होती, इसके साथ भी यही मामला होता है। ये दोनों या जितने भी फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, मछलियां जो पाई जाती हैं फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में, या फिर जो है वो कुछ मेराइन वाटर की भी स्पीशीज होती हैं, जैसे बूनी फिशेस जो होती हैं, बूनी फिशेस, ये सब क्या करती हैं, अमोनिया को अमोनिया ही रहने देती हैं। भाई अमोनिया की क्या नुकसान है कि ये बहुत ज्यादा पानी डिजोल्व कर लेगा, तो इनके पास पानी की कमी नहीं होती, ये ठीक ठाक पानी को डिजोल्व करा देते हैं और ये तैयार होता है यूरिन। तो अमोनिया के साथ ये मिला देंगे ठीक ठाक पानी, अमोनिया बहुत सारा पानी डिजोल्व कर लेगा, ये बन जाएगा यूरिन, और यूरिन को ये इसी फॉर्म में फिर पास आउट कर देते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेश वाटर जो स्पीशीज होती है, जैसे कि प्लेनेरिया हो गया, मछलियां हो गई, उनका मामला कि उनका जब अमाइनो एसिड ब्रेक होगा, अमोनिया निकलेगा, ये उस अमोनिया के साथ ठीक ठाक पानी को डिजोल्व करा देती है, मिक्स हो जाएगा, और फिर ये बनता है यूरिन, और यूरिन को वो डायरेक्ट पास आउट कर देते हैं। लेकिन जैसे कि मैमल्स वगैरह होते हैं, हम हो गए, जैसे कि इंसान हो गए, मैमल्स हो गए, हाथी गधा घोड़ा, ये क्या करते हैं, अमोनिया को हर वक्त तो ये पानी में, एक तो पानी के अंदर ठीक ठाक पानी इसमें डिजोल्व नहीं कर सकते, पानी की कमी हो जाएगी, दूसरा अमोनिया को अपने अंदर स्टे भी नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, अमोनिया को एक साइकिल के जरिए कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया के अंदर। अमोनिया के साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, पूरी साइकिल है, और नीथाइन साइकिल कहलाती है। उस साइकिल की मदद से इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। अब यूरिया जो है एक तो लेस टॉक्सिक होता है और लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी अपने अंदर ज्यादा पानी डिजोल्व नहीं कर सकता और ज्यादा नुकसानदेह भी नहीं है। सो ये अब यूरिया की सूरत में हमारी बॉडी में 7-8 घंटे तक स्टे कर सकता है, और फिर इसमें हम पानी डिजोल्व करके यूरिन बना के इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ये एनिमल्स का मामला हो जाता है, यानी कि मैमल्स का मामला होता है, इसमें लिख लें आप चाहे तो, ये मैमल्स की सिचुएशन है। जबकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके अंदर पानी की कमी होती है, वो यूरिया बनाकर उसके अंदर पानी को डिसॉल्व करने वाली सलाहियत भी नहीं रखते। वो क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं एक और कंपाउंड यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड सॉलिड होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, इसमें पानी डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो यूं इनके पास पानी बच जाता है, और फिर ये यूरिक एसिड को सॉलिड फॉर्म में ही डिस्चार्ज करते हैं। सो ये हो गई ये एक्सक्रीट, ये है नाइट्रोजन वेस्ट, क्योंकि तीनों में देखो नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, तो ये नाइट्रोजन वेस्ट का मामला हो गया। सो हम जब ह्यूमन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो जो नाइट्रोजन वेस्ट है, जैसे कि यूरिया, वो कैसे रिमूव होता है, और जो नॉन नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये कैसे रिमूव होता है। सो हमने देखा कि जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड के साथ मेटाबॉलिज्म होता है, तो नॉन नाइट्रोजन बेस तैयार होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि बहुत ही इजीली तरीके से हमारी बॉडी में डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर कोई नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ये ब्रेक होते हैं, तो हमारे पास नाइट्रोजन बेस बनता है। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है तो वो अमोनिया को यूरिन में डिस्चार्ज कर देगा। अगर मैमल्स हैं तो अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे यूरिया में और फिर यूरिन में डिस्चार्ज करेंगे, और अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है तो वो फिर अमोनिया को यूरिक एसिड में जो है कन्वर्ट करेंगे और सॉलिड फॉर्म में इसको डिस्चार्ज करते हैं। सो ये तो हो गया जी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन पर हमने बात की थी ये लास्ट क्लास में, और हमने जो है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स देखे, इनमें हमने नॉन नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स की भी बात करी, नॉन नाइट्रोजन वेस्ट जो है, और नाइट्रोजन वेस्ट की भी हमने बात करी। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किस तरीके से एक्सक्रीशन करेंगे, किस तरीके से अपना ये वेस्ट जो है वो रिमूव करते हैं। तो उसमें हमारे पास पहली एग्जाम्पल थी ये हाइड्रा की। दैट इज एन हाइड्रा, ये भी एक पानी में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और ये भी एक इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। सो इसके लिए पानी की कमी नहीं है, इर्द गिर्द इसके एनवायरनमेंट में पानी मौजूद है। अब इसके पास ये इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी अगर आपको याद हो, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, इसकी अगर हम इतनी बॉडी वॉल को देखें तो इसके बॉडी वॉल में दो लेयर्स होती हैं, एक ये कहलाती है एक्टोदम, एक्टोदम, और एक ये अंदर वाली लेयर होती है, इसको हम कहते हैं एंडोदम, एंडोदम।
दम, दो लेयर्स होती हैं जी, एक बाहर वाली एक्टोदम, ये एक्टोदम हो गई, और ये एक अंदर की तरफ होती है, इसको हम कहते हैं एंडोदर्म। जबकि बीच में ये एक नॉन सेलुलर लेयर है, सेल से नहीं बनी हुई, ये जिलेटिनियस लेयर होती है, जेली टाइप के मटेरियल से बनी हुई होती है, इसको हम कहते हैं मीसोग्लिया, मीसोग्लिया। तो ये इसका बॉडी वॉल हो गया, ये ब्लू जो पर्पल बना हुआ है ना आपके सामने, ये एक्टोदर्म है, जो ऑरेंज नजर आ रहा है आपको ये एंडोदर्म है, जबकि बीच वाली जो है वो मीसोग्लिया है, वो तो बेकार है, नॉन सेलुलर है। अब इसके पास भी अमोनिया ही तैयार होता है, रिमेंबर वाटर ऑर्गेनिज्म है। अमोनिया जो तैयार होगा वो इसके एक्टोदर्म्स में भी मौजूद होगा और एंडोदर्म वाले सेल्स में भी मौजूद होगा, दोनों किस्म के सेल्स में। इसलिए इसके हर सेल जो है अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन खुद ही से ही करते हैं। अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप, इनके पास लीवर नहीं होता, सो इनका हर सेल अमाइनो एसिड को खुद ही से ब्रेक डाउन करेगा, याद होगा आपको, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सो इनका एक्टोदर्म का सेल हो या एंडोदर्म का सेल हो, इनका हर सेल अमाइनो एसिड को खुद ही ब्रेक करके उसमें से अमोनिया निकालेगा और अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करा होगा। अब इनको निकालना भी खुद ही से। सो क्या करते हैं जी, ये जो एक्टोदर्म वाले सेल्स होते हैं ना, ये वाले जो सेल्स हैं एक्टोदर्म वाले सेल्स, ये बाहर वाले पानी में अमोनिया को डिफ्यूजन के जरिए डिस्चार्ज कर देंगे। आउटसाइड का जो पानी है ये उसमें अमोनिया को निकाल देंगे, वही अमोनिया की कंसंट्रेशन इनके अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो डिफ्यूजन के जरिए अंदर से बाहर निकल जाएगा। जबकि ये जो बीच में हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भी पानी मौजूद होता है। सो ये जो एंडोदर्म्स वाले अंदर वाले सेल हैं, ये अपने अमोनिया को इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जो पानी होगा ये उसमें डिस्चार्ज करेंगे। सो बड़ा सिंपल सा मामला है, इनके अंदर लीवर नहीं है, इनका हर सेल इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, यानी अपने अंदर खाने को खुद ही तोड़ेगा। तो इनके जो हर सेल होंगे, चाहे एक्टोदर्म्स के हों चाहे एंडोदर्म्स के हों, वो अमाइनो एसिड लेंगे, उसमें से अमोनिया निकाल देंगे। अब जो बाहर वाले सेल हैं वो बाहर के पानी में, और जो एंडोदर्म्स है वो अंदर के पानी में इस अमोनिया को डिस्चार्ज करेंगे। कोई सिस्टम नहीं चाहिए, सिंपली बाय डिफ्यूजन के जरिए जो है वो ये रिमूव कर देते हैं। इनको कोई सिस्टम नहीं चाहिए, ये सिर्फ सिंपल सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ये अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। सो ये तो हो गया हाइड्रा। अब एक और ऑर्गेनिज्म की अगर हम लें एग्जाम्पल, नेक्स्ट हमारे पास है जी ये, इट इज प्लेनेरिया। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये प्लेनेरिया कहलाता है। फाइलम प्लेटी हेलमिंथस से इसका ताल्लुक होता है। ये भी आपको फ्रेश वाटर में मिलता है जी, पानी के अंदर पाया जाता है, लिहाजा इसका भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो अमोनिया होगा। इनके अंदर भी इनका अंदर आपको याद हो तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप की डाइजेशन होती है, यानी फूड इनका जो है वो सेल के बाहर भी टूटता है और फिर जो बाकी ब्रेक डाउन है वो सेल्स के अंदर टूटती है। तो इसलिए इनके हम कहते हैं कि इनके एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है। इनके अंदर पानी, इनके पास जो ट्यूब्स होती हैं, इनकी बॉडी के अंदर पानी जो है वो तैर रहा होगा, जिसको हम कहेंगे फ्लूइड। सो इनका जो अमोनिया है वो बॉडी फ्लूइड में मौजूद होता है, ठीक है। तो इनके अंदर जो है, चूंकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो रही है, इंट्रा सेलुलर भी, तो इनके अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड मौजूद होगा और अमोनिया जो है वो उस फ्लूइड में पाया जाता है, बॉडी फ्लूइड कहते हैं हम उसको। और बॉडी फ्लूइड जो है वो कंटेन करता है अमोनिया, कंटेन अमोनिया, लिहाजा इन्हें पहले अपने बॉडी फ्लूइड में से अमोनिया को निकालना है, सेपरेट करना है अपने बॉडी फ्लूइड में से अमोनिया को, और उसके बाद जो अमोनिया जमा होगा ये उसको फिर बाहर निकालेंगे। सो इनको एक तो फिल्टर करना है, सबसे पहले इनको अपनी बॉडी फ्लूइड को फिल्टर करना होगा, और उसके बाद इन्हें जो है फिर वो जो अमोनिया जमा होगा वो इन्हें एक्सक्रीट करना होगा, ठीक है जी। ये दो मामले होंगे। हम बात कर रहे थे प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया एक फ्रेश वाटर प्लेटी हेलमिंथस होता है, इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है। इसके हर सेल्स में जो है वो अमोनिया तैयार होगा, क्योंकि इनके भी अंदर भी लीवर नहीं होता है, लिहाजा इनका हर सेल अमाइनो एसिड को ब्रेक करेगा और उसमें से अमोनिया निकालेगा। अब जब हर सेल अमोनिया निकालेगा तो अमोनिया को वो जो है अपने बॉडी फ्लूइड में डिस्चार्ज कर देता है। इनके बॉडी फ्लूइड जो है उसमें अमोनिया आ गया। अभी इन्हें दो काम करना है, पहला अपने बॉडी फ्लूइड को फिल्टर करके उसमें से अमोनिया अलग करना है, और फिर उस अमोनिया को इन्हें एक्सट्रैक्ट करना है। अब इनका हाइड्रा से जरा अलग काम है। हाइड्रा को फिल्टर नहीं करना था, हाइड्रा के पास अमोनिया था और इसे डायरेक्ट अपने एनवायरमेंट में निकालना था। इनके साथ अलग मामला हो गया, इनको अपने पहले बॉडी फ्लूइड में जो अमोनिया मौजूद है उसको सेपरेट करनी है।
फिल्टर करना है, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे। सो अब इनको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चीज चाहिए ना, तो इनके पास सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल इनके पास जो है एक खास किस्म का सेल होता है जिसको हम कहते हैं फ्लेम सेल। ये लिखा हुआ देखे, फ्लेम सेल। इनके पास एक खास किस्म का सेल होता है जिसको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। ठीक है जी, ये आप देख रहे हो ना, ये अंदर ट्यूब्स आपको नजर आ रही है, ये इस डायग्राम को देखें जरा, ये आपको ट्यूब्स नजर आ रही है, हर ट्यूब के किनारे पे आपको देखें फ्लेम सेल्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, ये फ्लेम सेल्स है। ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम में, इस डायग्राम में थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है, तो ये पूरा कहलाता है, ये है एक फ्लेम सेल। अगर हम फ्लेम सेल को देखें, अगर मैं यहाँ बनाऊं तो ऐसा होता है ये, और अंदर से सेक लाइक है, यानी अंदर से खाली है। अंदर से कैसा है, ये सेक लाइक है, यानी बाहर से आपको मोटा सा लग रहा होगा, लेकिन अंदर से आप देखोगे तो अंदर से ये खाली होता है। और इसके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं बहुत सारे सीलिया, छोटे छोटे से सीलिया मौजूद होते हैं। ये क्या है, ये सीलिया मौजूद है। अब जैसे इनका बॉडी फ्लूइड इस फ्लेम सेल से गुजरेगा, वही अमोनिया वाला बॉडी फ्लूइड जब इस फ्लेम सेल से गुजर रहा होता है, तो सीलिया जो है उस बॉडी फ्लूइड में से अमोनिया को अलहदा कर देते हैं, झाड़ू दे देते हैं। जैसे झाड़ू होती है ना, सीलिया झाड़ू दे रहा है। सो अब ऐसा होता है जी कि ये देखो, ये इनकी बॉडी फ्लूइड में से, यहाँ से इनकी बॉडी फ्लूइड ऐसे ट्रेवल कर रहा है पूरी बॉडी में, घूमता फिर रहा है जी। जाहिर बात है फ्लेम सेल्स में से भी गुजर रहे हो, फ्लेम सेल्स के ऊपर से भी अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ऐसे गुजरेगा, ये ऐसे बॉडी फ्लूइड गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा। इस दौरान ये जो सीलिया है, ये उसमें से अमोनिया अलहदा कर देंगे। अब अमोनिया अलहदा होके अमोनिया जो है फिर इस रास्ते से नीचे बढ़ेगा, अमोनिया सेपरेट हो गया, फिल्टर हो गया जी, एक काम तो हो गया फिल्ट्रेशन। अब ये नीचे अमोनिया बढ़ेगा, अब हर फ्लेम सेल ट्यूब्यूल्स ट्यूब से जुड़ा हुआ है, देख रहे हो ना आपको इस डायग्राम में, अगेन देखें, तमाम सेल्स आपको दो ट्यूब से नजर आ रहे हैं, एक ये ट्यूब है और एक ये ट्यूब है, दो पैरेलल ट्यूब्स होती हैं जी, और तमाम सेल्स इन ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फ्लेम सेल्स ने आपका सीलिया रिमूव किया है, पहले तो मैं जरा डायग्राम थोड़ी सी साफ कर दूं ये, हाँ। सो अब आपके इस फ्लेम सेल ने यहाँ पर जमा कर दिया अमोनिया। ठीक है, फ्लेम सेल्स में से जब फ्लूइड गुजरा, पास आउट हुआ, तो उसमें से इसने अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करा, और अब अमोनिया जो है वो ऐसे नीचे ट्यूब्स में आ जाएगा। अब ये तमाम, ये जो ट्यूब है, एक यहाँ चल रही होती है, एक यहाँ चल रही होती है, इस ट्यूब के अंदर क्या गुजर रहा है जी, सिर्फ अमोनिया, इधर से भी और इधर से भी। अब ये जगह जगह ट्यूब जो है बाहर बॉडी से निकल रही होती है खास सुराख के जरिए, जिसको आप कहते हो एक्सक्रीटरी पोर। तो अब ये अमोनिया जो है इस एक्सक्रीटरी पोर से बाहर निकल जाएगा। तो जगह जगह यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर्स होंगे, और ट्यूब जो है वो वहां से अपने आप को खाली करती रहती है, अमोनिया बाहर निकलता रहता है। सो ऐसे जो है ये प्लेनेरिया अपने आप को एक्सक्रीशन करते हैं अपनी। इनको दो काम करने पड़े, एक तो अपने बॉडी फ्लूइड को फिल्टर करना पड़ा, और फिर जो वेस्ट कलेक्ट हुआ उसको एक्सक्रीट करना पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये ऑर्गेनिज्म, इसको हम कहते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, ये फाइलम एलिनीडा से ताल्लुक करता है, और है तो ये एक्वेटिक तो नहीं है, इट इज नॉट एन इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन पानी गीली जगहों पे तो पाया जाता है, लिहाजा पानी इसके बाहर भी मौजूद है। अब इसकी अगर आपको बॉडी याद हो तो इसकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, आपको याद हो इसका एनिडा फाइलम फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। तो इसकी लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, लंबी सी बॉडी होती है, और ऐसे सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, सेगमेंटेड वॉर्म भी कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आपको इसके तीन सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, एक, दो और ये तीन सेगमेंट्स होते हैं ये। और फिर हमने इसी फाइलम में पढ़ा था कि ये सेगमेंट्स जो होते हैं, ये खाली बाहर से नहीं, अंदर से भी इनके खाने बने हुए होते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हो, अंदर अंदर से सेपरेट खाना है। तो ये सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं, इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन हुई भी होती है, और ना सेगमेंटेशन खाली एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी इनके अंदर सेगमेंटेशन हुई होती है। उसके बाद उसके बाद जो इनका बॉडी फ्लूइड है वो आपको पता है ब्लड कहलाता है। इनका जो बॉडी फ्लूइड है उसको हम ब्लड कहते हैं। इनके अंदर जो है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, इनके अंदर कोई, सॉरी, इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, इनके अंदर कोई इंट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होती। सो अब ये थोड़े से अच्छे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं क्लोज टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम। एक तरफ से माउथ होता है, दूसरी तरफ से एनस होता है। सो इनके अंदर जो है सारी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए तमाम प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये जो इनके पास जो मटेरियल होता है, ये इनके ब्लड में डिजोल्व हो जाता है, और फिर ब्लड इनका जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप होता है, बिल्कुल इंसानों की तरह इनका मामला।
बिल्कुल इंसानों की तरह, कि इनके पास एक वेल स्टेब्लिश्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक वेल स्टेब्लिश्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जब ये खाना खाएंगे, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को ब्रेक करके प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अलग कर देगा और वो चीजें डिजोल्व हो जाएंगी ब्लड में। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इनके ब्लड को तमाम सेल्स तक पहुंचाएगा और इनके तमाम सेल्स जो है वो अपनी डाइजेशन करेंगे। इनके पास लीवर नहीं होता, लीवर नहीं होता इनके पास। सो इनके तमाम सेल्स जो है अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करके उसमें से अमोनिया निकालेंगे और वो अमोनिया जो है वो इसी में ही डिजोल्व हो जाएगा ब्लड के अंदर। सो इनका तमाम वेस्ट जो है वो ब्लड में डिजोल्व होता है। इसमें नाइट्रोजन वेस्ट भी आ जाएगा, वाटर वगैरह भी आ जाएगा, सब कुछ इसी में आ जाएगा। अब ये ब्लड फिल्टर करना है इनको, अपने इस ब्लड को इन्होंने फिल्टर करना है। फिल्टर करके क्या करेंगे, इस वेस्ट को ये सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये तकरीबन ह्यूमन का वाला मामला भी। अब आप ह्यूमन पढ़ोगे ना, देख लोगे यही मामला आया। सो होता क्या है जी, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, इनके अंदर ब्लड भी है। तो इनके बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट इनके ब्लड में डाल देते हैं। सो इनका जो ब्लड होता है वो तमाम वेस्ट अपने अंदर मौजूद रखा हुआ है। अब इनके अंदर एक पूरा सिस्टम पाया जाता है, पूरा एक इनके अंदर सिस्टम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मेटानेफ्रेडिया। नाम नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं, मेटानेफ्रेडिया। ये आपको ट्यूब नजर आ रही है ना, ये पूरी ये जो ट्यूब नजर आ रही है ये है एक मेटानेफ्रेडिया। इसका काम है जी ब्लड के अंदर से फिल्ट्रेशन करना, ब्लड में से वेस्ट को सेपरेट करना और फिर उसको रिमूव करना, यानी फिल्ट्रेशन प्लस एक्सक्रीशन। सो हुआ क्या, इनके तमाम सेल्स जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार करेंगे और ब्लड में डिसॉल्व कर देंगे, ये वाला मामला। अब इनके ब्लड में वेस्ट मौजूद है तो इनके पास हर सेगमेंट में एक एक मेटानेफ्रेडिया पाया जाता है, जिसका काम क्या होगा जी, ये ब्लड को फिल्टर करेगा और जो वेस्ट जमा करेगा उसको ये एक्सक्रीट आउट करेगा, ये इसका काम होगा। याद रखिएगा, हर सेगमेंट का अपना एक मेटानेफ्रेडिया पाया जाता है। देख रहे हो आपको डायग्राम में दो सेगमेंट्स में दिखा रहा हूं, तो दोनों सेगमेंट्स का आपको एक एक मेटानेफ्रेडिया नजर आ रहा है। अब मेटानेफ्रेडिया को देखा जाए तो एक लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब है, लॉन्ग क्वाइल्ड ईडी, क्वाइल्ड ट्यूब, एक लंबी सी क्वाइल्ड ट्यूब है जिसमें हमें कैपिलरीज नजर आ रही है। देखें जी, बारीक खून की नसों ने इसको घेर रखा है, एक जाल सा बनाया हुआ है। नेफ्रिडियो, ये जो मेटानेफ्रिडिया होता है इसके दो दो सुराख होते हैं। एक ये सुराख कहलाता है जी नेफ्रोस्टोम, ये रहा, ये बॉडी कैविटी के अंदर होगा। और एक कहलाता है जी ये नेफ्रिडियोपोर, ये बॉडी कैविटी से बाहर निकल रहा है। दो सुराख है, यानी दो ओपनिंग है, एक नेफ्रिडियोस्टोम, ठीक है जी, और एक बाहर निकलता हुआ नेफ्रिडियोपोर। अब क्या होता है जी, अब इसकी वर्किंग देखते हैं जरा। मैंने तो अभी आपको स्ट्रक्चर बताया, पहले उसका काम बता दिया। काम क्या है जी, ये ब्लड को फिल्टर करेगा, ब्लड में से वेस्ट को अलहदा करेगा और उन वेस्ट को बाहर निकालेगा, यानी ये फिल्ट्रेशन प्लस एक्सक्रीशन, ये इसका काम है। मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया, लॉन्ग क्वाइल ट्यूब है, दो सुराग है जी, एक सेगमेंट के अंदर होता है नेफ्रिडियोस्टोम, एक सेगमेंट के बाहर होता है नेफ्रिडियोपोर, जबकि इस पूरी ट्यूब को कैपिलरीज ने घेर रखा है। अब इसका काम देखते हैं, काम कैसे होता है। अब इनके ब्लड में वेस्ट मौजूद होता है, ये वेस्ट वाला ब्लड इस सुराख के जरिए एंटर हो जाएगा मेटानेफ्रिडिया में। कौन सा ब्लड, ये वाला ब्लड जिसके अंदर वेस्ट शामिल है, वो किस में एंटर हो गया, नेफ्रोस्ट्रोम के जरिए एंटर हो गया मेटानेफ्रिडिया में। अब जब ये क्वाइल में से ये पास होता जाएगा जी, ये ऐसे गुजरेगा, यूं जाएगा, ये पूरी ट्यूब में से होता हुआ यहाँ तक जा रहा है। इस दौरान ब्लड कैपिलरीज आपने देख रहे हैं जी घेरी हुई है, यानी कि ये ट्यूब जा रही है, ऐसे ब्लड कैपिलरीज रहेंगी। तो अब जब ये ब्लड ऐसे घूम रहा होगा, ब्लड ऐसे घूम रहा होगा, तो पहले तो ये इस हिस्से से फिल्टर हो जाएगा, उसके बाद मजीद कुछ जो अच्छी काम की चीजें होंगी वो ब्लड कैपिलरीज में वापस चली जाएंगी, ब्लड कैपिलरीज में वापस चली जाएंगी। सो यहाँ पर आपको देख रहे हो जी सीलिया नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं अगर इसको मिटा दूं, थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो शायद अच्छे तरीके से नजर आ जाए। ठीक है, जरा इसकी वर्किंग देखने के लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। हाँ, हाँ जी। अब देखें जरा यहाँ पे वर्किंग देखिएगा। सबसे पहले ये आ गया जी, ये है नेफ्रिडियोस्टोम, इसमें सीलिया मौजूद है। जब ब्लड इसमें से जब ब्लड इसमें से गुजरेगा ना, इसके पास से सीलिया उसमें से वेस्ट अलहदा कर देगा। तो यहाँ तो ये हो गई जी फिल्ट्रेशन,
ठीक है, जब इसमें से ऐसे ब्लड गुजरेगा बिल्कुल प्लेन एरिया की तरह, जब ब्लड इसमें से गुजरेगा तो ये सीलिया की मूवमेंट से क्या होगा जी, वेस्ट अलग हो जाएगा, और वेस्ट जो है वो आपके मेटानेफ्रीडिया में एंटर हो गया। ऐसे मेटानेफ्रीडिया में वेस्ट एंटर हो गया, फिल्ट्रेशन तो हो गई एक लिहाज से। लेकिन इस दौरान कुछ अच्छी चीजें भी चली जाती हैं, जैसे कि कुछ ज्यादा पानी चला जाएगा, कुछ अच्छे सॉल्ट्स चले जाएंगे। जरूरी नहीं है कि तमाम वेस्ट ही अलग हो, कुछ अच्छी चीजें भी सेपरेट हो जाती हैं। तो जब ये आपका अब वेस्ट जब इस कॉइल ट्यूब में से ट्रेवल करेगा, इस दौरान ये कैपिलरीज उन अच्छी चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, और बिल्कुल खाली बच जाएगा वेस्ट, जो कि इस नेफ्रिडियो पोर के जरिए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, डबल फिल्ट्रेशन है, ये तकरीबन इंसानों की तरह का मामला है। तो अगर मैं इस कॉइल को सीधा करूं, यहाँ तो बहुत ज्यादा ही टेढ़ी कॉइल हुई भी है, अगर मैं इस कॉइल को थोड़ा सा सीधा करूं, ऐसे कर लेते हैं हम, ये हमने एक कॉइल बना दी इसी की, ये मेटानेफ्रीडिया, जिसमें ये नेफ्रीडियो स्टोम है और ये नेफ्रीडियो पोर है, जबकि बीच में क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज। अब क्या होगा, जब यहां से ब्लड गुजरेगा तो वो ब्लड होगा वेस्ट वाला। ठीक है, वेस्ट वाला, जैसे वो यहां से गुजरेगा तो यहाँ जो सीलिया मौजूद होंगे वो वेस्ट अलहदा कर देंगे, वेस्ट अलहदा कर देंगे, जो अब इस ट्यूब में ट्रेवल करना शुरू कर देगा, और यहाँ से जो आपका ब्लड निकला वो बिल्कुल साफ सुथरा। सबसे पहले तो ये काम हुआ। जैसे आपका ब्लड वेस्ट वाला ब्लड स्ट्रोम के पास से गुजरता है तो सीधे उसमें से वेस्ट अलहदा कर देता है, ब्लड साफ हो जाता है। तो अब आपको यहाँ से तो साफ ब्लड मिल गया जी, फिल्ट्रेशन हो गई, और ये वेस्ट आपका जो है वो मेटानेफ्रीडिया में एंटर हो गया। अब जब ये यहाँ से ये गुजर रहा होगा तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये इस वेस्ट में से जो काम की चीजें हैं उनको वापस रीएब्सॉर्ब कर लेंगे। अच्छी चीजें जो थोड़ी बहुत रह जाती हैं, जैसे कुछ सॉल्ट वगैरह चले जाते हैं, वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है, वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाता है, और बिल्कुल जो बिल्कुल ही कचरा है जी, अब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो इस पोर के जरिए बाहर। ऐसा होता है ये तकरीबन ह्यूमन को ही देख लिएगा, अब ह्यूमन का भी ऐसा ही मामला आएगा। सो ये हो गया अर्थवॉर्म। अब बात करते हैं जी किसकी, ये है कॉकरोच, विच इज एन आर्थ्रोपोड। ठीक है, इसको भी थोड़ी सी डायग्राम को बड़ी कर देते हैं ताकि इसको भी समझने में आसानी हो जाए। ये ठीक है जी, अब हम कॉकरोच को देख रहे हैं जी, ये क्या है, कॉकरोच है, इट इज कॉकरोच, और ये एक आर्थ्रोपोड होता है, ये क्या है, एक आर्थ्रोपोड। अब आपको याद होगा, मैंने आपको ऑस्मो रेगुलेशन इन आर्थ्रोपोडा, मैंने आपको जब ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनके अंदर पानी की कमी होती है, लिहाजा ये अपने अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया नहीं बल्कि यूरिक एसिड के अंदर, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना जाए और ये बिल्कुल पानी को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इनके अंदर तो लीवर मौजूद होता है, ये क्या करते हैं जी, अमाइनो ग्रुप निकालते हैं प्रोटीन में से और उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, फिर फौरन से उस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इनका जो बॉडी फ्लूइड है वो हीमोलिम्फ कहलाता है, आपको याद होगा व्हाइट कलर का होता है, हीमोलिम्फ व्हाइट कलर का होता है, और इनकी बॉडी कैविटी में खुला घूम रहा है, वो कोई ब्लड वेसल्स में कैद नहीं होता। तो इनके हीमोलिम्फ में ये स्टोर हो जाए, ये जुड़ जाएगा यूरिक एसिड, तो अब इनके खून के अंदर ये यूरिक एसिड शामिल हो जाता है। अब यहाँ आपको ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको यहाँ देखें, ये नजर आ रही है आपको माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, पतली पतली सी धागे नुमा स्ट्रक्चर है, ये बड़े बड़े सीलिया हैं, जैसे भी आपके प्लेनेरिया के अंदर छोटे छोटे सीलिया थे, नेफ्रोस्टोम में सीलिया थे, यहाँ ये है लेकिन जरा बड़ा है साइज का। सो अब ये जो हीमोलिम्फ में यूरिक एसिड है ना, अब क्या होगा जी, ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स अपने जो हीमोलिम्फ है उसको ये फिल्टर करेंगे, और यूरिक एसिड जो निकलेगा उस यूरिक एसिड को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देंगे। यहाँ पर हाइंड गट, ये हाइंड गट है जी, कोलॉन जिसको लिखा हुआ है ना, इसको हम हाइंड गट भी कहते हैं, हाइंड गट। सो ये हीमोलिम्फ के जरिए ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो हीमोलिम्फ को फिल्टर कर देता है। तो हुआ क्या, इनके पास जो अमोनिया अमोनिया बनता है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, और वो फिर इनके हीमोलिम्फ में ऐड हो जाता है। तो जब ये हीमोलिम्फ माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के पास से गुजरता है तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स उसमें से यूरिक एसिड को सेपरेट कर देती हैं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है, हाइंड गट से जुड़ी हुई होती है, तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ने जितना भी यूरिक एसिड जमा किया वो हाइंड गट में डाल देता है। अब हाइंड गट के अंदर ये सारा यूरिक एसिड आ गया, सारा यूरिक एसिड आ गया, यहाँ थोड़ी देर ये स्टे करेगा ताकि इसके अंदर मजीद पानी जो है वो कोलोन एब्जॉर्ब कर ले।
जरा सा भी पानी ना रहे, सारा का सारा पानी कोलोन एब्जॉर्ब कर ले और फिर ये रेक्टम के जरिए बाहर निकल जाते हैं। सो ऐसे जो है इन्होंने फिल्ट्रेशन की और ऐसे इन्होंने जो है वो अपना एक्सक्रीशन किया। सो ये था जी एक्सक्रीशन इन सम एनिमल्स। हमने एनिमल्स, मुख्तलिफ एनिमल्स, ह्यूमन छोड़ के हमने मुख्तलिफ एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन भी देख ली और हमने इनका एक्सक्रीशन भी देख लिया, किस एनिमल में कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और कैसे रिमूव हो रहा है। ठीक है, ये हमने एनिमल्स का एक्सक्रीशन भी देख लिया। थर्मो रेगुलेशन हम आखिर में बात करेंगे जी। अब हमने जो नेक्स्ट क्लास में देखना होगा, मैं यहाँ टाइटल डाल देता हूँ, अब हम करेंगे जी ह्यूमंस को स्टडी। ह्यूमन को स्टडी करेंगे, ह्यूमन का दोनों मामला देखते रहेंगे। इसका हम ये भी देखेंगे कि ये ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो कैसे निकालते हैं, यानी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, इन दोनों को एक साथ ही लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने ह्यूमंस को स्टार्ट करना है और ह्यूमंस की ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन देखनी है। ह्यूमन इज अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन। सो इसके अंदर एक तो जो है वो नाइट्रोजन बेस भी तैयार होगा, अमोनिया, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में। उसके अलावा इनके जो है वो गैस के भी वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी होगा एक्सेस, फिर कुछ अदर कंपाउंड्स भी बनेंगे बिलिरुबिन टाइप के, कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन एंजाइम्स होंगे। सो ये सारा वेस्ट बाहर निकालना है। ये फिर जाहिर बात है एक पूरा सिस्टम भी है और फिर लंग्स भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, स्किन भी इन्वॉल्व होगी, लीवर भी काफी किरदार अदा करता है इस पूरे एक्सक्रीशन के अंदर, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। सो अब हमने ह्यूमंस को स्टडी करना है। ये हमारे, आप समझ लें, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट शुरू हो रहा है जिसमें हम ह्यूमंस को स्टडी करेंगे डिटेल में, ह्यूमन की ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन देखेंगे, फिर आखिर में ह्यूमन की थर्मो रेगुलेशन पढ़ के ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सो अब इंशाल्लाह इस टॉपिक को हमने अब नेक्स्ट क्लास में